पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं वाणिज्य और कला दोनों के लिए काम आएगा। कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के लिए चैप्टर है आपका। उसके बाद में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर का नाम है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। आदर्शवादी अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क लिखिए। अपन को आदर्शवादी अर्थशास्त्र के पक्ष में तर्क लिखना है और सकारात्मक अर्थशास्त्र के विपक्ष में तर्क लिखना है। तो अपन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से उसे समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक अंत तक आपको देखना है, तभी इस क्वेश्चन को आसानी से आप समझ सकते हैं। मनुष्य तार्किक एवं भावुक होता है। मनुष्य कैसा होता है? तार्किक भी है, तर्क भी करता है और भावुक भी होता है, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। उसके बाद में देखो, अर्थशास्त्र विषय की वस्तु जड़ पदार्थ ना होकर मनुष्य है। अर्थशास्त्र विषय की वस्तु कैसी? जड़ नहीं है, पदार्थ ना होकर कैसी है? मनुष्य है। मनुष्य तार्किक के साथ साथ भावुक भी होता है। उन्होंने बता दिया, तार्किक के साथ साथ भावुक भी होता है, जल्दी भावुक हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तार्किक भी तर्क भी करता है, उसके साथ साथ वो भावुक भी हो जाता है। अतः मानव व्यवहार का आर्थिक विश्लेषण सकारात्मक एवं आदर्शात्मक दोनों पहलुओं में किया जाना चाहिए। अतः आर्थिक विश्लेषण सकारात्मक और कैसा बताया उन्हें? सकारात्मक और आदर्शात्मक दोनों पहलुओं में किया जाना चाहिए। अपन ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, सकारात्मक भी पढ़ा था और एक आदर्शात्मक भी पढ़ा था। आदर्शात्मक सकारात्मक में बताया था क्यों के बारे में बस पूछते हैं, और उसमें बताया था भावक। आदर्शात्मक में बताया मैंने आपको क्यों होना चाहिए, अपन को उसका कारण भी पूछा जाता है, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। इसी तरह से अपन को इसमें दिया गया। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जड़ पदार्थ ना होकर मनुष्य तार्किक के साथ साथ भावुक भी होता है। अतः मानव व्यवहार का आर्थिक विश्लेषण सकारात्मक एवं आदर्शात्मक दोनों पहलुओं में किया जाना चाहिए। सकारात्मक भी होना चाहिए और आदर्शात्मक दोनों पहलुओं में किया जाना चाहिए। उसके बाद में अगला, सम विभाजन का तर्क गलत। अब इसमें बताएं सम विभाजन का तर्क कैसा? अगले पॉइंट में सम विभाजन का तर्क इसमें गलत है। सम विभाजन की दृष्टि यह गलत है कि अर्थशास्त्री आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत केवल कारण एवं परिणाम से संबंध स्थापित करते हैं। अर्थशास्त्री क्या करते हैं? कारण और परिणाम दोनों से संबंध स्थापित करें और उसका अनुकूलता प्रतिकूलता बताने का कार्य राजनीतिज्ञों और अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दें। उनको तो ये काम करना है, आपको कारण बताओ और उसके बाद में परिणाम को संबंध में स्थापित करो। दोनों चीज़ों को आप ध्यान पे दें यहाँ पर, एक तो कारण पर और एक परिणाम के संबंध स्थापित करें। ये समविभाजन की दृष्टि से बताया गया है। पर और क्या बोला? उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता बताने का कार्य राजनीतिज्ञों या अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दे। राजनीतिज्ञों और अन्य व्यक्तियों पर इसे छोड़ दे। ऐसा करने से सम की बचत नहीं अपव्यय होगा। ऐसा अगर करेंगे तो सम की बचत नहीं होगी, पर क्या होगा? उसका अपव्यय होगा। उसके बाद में आगे देखें, अन्य व्यक्तियों की क्रिया कार्यविधि अनुकूल है या प्रतिकूल। वास्तव में अर्थशास्त्री ही निर्णय देने के लिए योग्यतम व्यक्ति। वास्तव में अर्थशास्त्री इसका निर्णय देने के लिए कैसे व्यक्ति हैं? योग्यतम व्यक्ति हैं। सम विभाजन ने आपको दो बातें याद रखनी, कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करें, और ये बात किस पे छोड़ दे? राजनीतिज्ञों पर कि वो अनुकूलता है या प्रतिकूलता के बारे में बताता है। ऐसा करने सम की बचत नहीं अपव्यय होता है। अन्य व्यक्तियों की कार्यविधि अनुकूल या प्रतिकूल है। वास्तव में अर्थशास्त्री ही निर्णय देने के लिए योग्यतम व्यक्ति है। उसके बाद में आप देखें, सामाजिक उन्नति का उद्देश्य। अब अगला पॉइंट है आपका इसी में, सामाजिक उन्नति का उद्देश्य। यदि अर्थशास्त्री को सामाजिक कल्याण में वृद्धि के उद्देश्य से कार्य करना है तो उसे आदर्शात्मक पहलू। यदि अर्थशास्त्री को सामाजिक कल्याण में, समाज की जो भलाई है उसकी वृद्धि के उद्देश्य से कार्य करना है तो आदर्शात्मक पहलू का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ेगा? उसमें अपन को आदर्शात्मक पहलू का सहारा लेना पड़ता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अतः अर्थशास्त्र एक कैसा विज्ञान होता है? सामाजिक विज्ञान। अतः वह आवश्यक है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि के दृष्टिकोण से क्रियाविधि की अनुकूलता और प्रतिकूलता बताई जाए। सामाजिक कल्याण में वृद्धि के दृष्टिकोण से उसकी क्रियाविधि की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को बताया जाए। क्यों अनुकूल है और क्यों प्रतिकूल है, इन दोनों बातों पर ध्यान रखा जाए। इसी के साथ सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नीति सुझाव भी उसके लिए प्रस्तुत किए जाए। अन्यथा अर्थशास्त्र एक नीरस विषय बनकर रह जाएगा। अन्यथा क्या होगा? अर्थशास्त्र एक नीरस विषय बनकर रह जाएगा। सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नीति सुझाव भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
लोगों की राय ली जानी चाहिए। नीति सुझाव का मतलब हर व्यक्ति से राय जाननी चाहिए। अर्थशास्त्र एक नीरस विषय बनकर ही रह जाएगा, लोगों की रुचि उसमें खत्म हो जाएगी। नीरस का मतलब ये होगा रुचि नहीं लेंगे उसमें। उसके बाद में आप आगे देखें आर्थिक नियोजन का प्रयोग। अब आर्थिक नियोजन में आधुनिक समय में आर्थिक नियोजन का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? निरंतर बढ़ता जा रहा है। आर्थिक विश्लेषण के आदर्शात्मक पहलू की महत्ता को सिद्ध करता है। आदर्शात्मक पहलू की महत्ता को क्या करता है? वो सिद्ध करता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार अपन ने जो निष्कर्ष निकाला इन दोनों से, सकारात्मक और आदर्शात्मक के तर्क और वितर्क से या विपक्ष से अपन ने जो निष्कर्ष निकाला है अर्थशास्त्रियों ने वो बता रहे हैं, कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र सकारात्मक होने के साथ साथ आदर्शात्मक भी है। अर्थशास्त्र कैसा है? सकारात्मक होने के साथ साथ कैसा है? आदर्शात्मक भी है। दोनों को ही स्वीकारना इसमें पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप इसे लाइक करें, उसके बाद में आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद में अपने और दोस्तों के साथ क्या करेंगे? इसे शेयर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। पीछे का ले लें। आज अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। कल इसके ऑब्जेक्टिव देख के चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका।